सो वंस अगेन द कॉन्सेप्चुअल आईएएस आप सभी का स्वागत करते हैं। एसे राइटिंग की प्रैक्टिस में हम लोग मेंस 500 का ये मेंस 500 प्रोग्राम के अंतर्गत ये अपना पहले एसे राइटिंग पहला निबंध लेखन करने वाले हैं, जो कि यूपीएससी मेंस 2025 का फर्स्ट एसे होगा। आपके सामने ये एसे है, अ ट्रूथ नोज नो कलर, यानी कि जो सत्य है वो कोई कलर नहीं जानता। ये कोटेशन किसका है? तो ये कोटेशन है गांधी जी का। गांधी जी ने ये कोटेशन कब कहा? तो हमको याद रखना है कि गांधी जी ने ये कोटेशन किसी खास कॉन्टेक्स्ट में कहा। देखिए वो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे है। इन 1893 a young Mohandas Gandhi was thrown out of a train in ये प्रिटोरिया से डरबन जब जा रहे थे उसी समय, बिकॉज उनका जो स्किन का कलर है वो कैसा है? डार्क। दैट ह्यूमिलिएशन बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, अवेकनिंग हिम टू यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ ह्यूमन इक्वालिटी। ठीक है, ये उस कॉन्टेक्स्ट में गांधी जी का कोटेशन है, और गांधी जी ने इस कोटेशन को इस कॉन्टेक्स्ट में कहा कि बिकॉज स्किन का कलर अपने आप में गांधी जी का डार्क है और उसके लिए उनको जो ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा। तो यहाँ से ये कोट हमको दिया गया यूपीएससी ने, और इसी पे हमको आंसर राइटिंग करनी है। तो जैसे आपको पता है कि आंसर ऐसे राइटिंग के जो मेन स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या हैं? निबंध लेखन। बिकॉज हम लोग पहले भी इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और जो ऐसे राइटिंग के ओवरऑल लेयर्स हैं उन पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो ऐसा चाहिए नहीं कि हाँ हम पहली बार कोई निबंध नहीं लिख रहे हैं। आप में से ज़्यादातर लोग पहले भी कोई ना कोई निबंध लिख चुके हैं। तो जैसे कि सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्या आता है? इंट्रोडक्शन। आप सबको पता है कि ऐसे राइटिंग में ना तो हेडिंग लिखे जाते हैं। हेडिंग लिखने का अपना एक तरीका होता है कि आप बीच में कहीं भी लिख के उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, स्टार्ट में भी लिख के कर सकते हैं, बट वो जो ग्रामर के साइंस होते हैं उनको यूज़ नहीं करते। जैसे पॉइंट्स नहीं लगाते ग्रामर के कॉलम्स नहीं यूज़ करते हैं हेडिंग को दिखाने के लिए। ठीक है, तो जो भी आपकी इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? भूमिका, प्रस्तावना। प्रस्तावना। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन लिखा जाएगा सबसे पहले। फर्स्ट थिंग इंट्रोडक्शन। सेकेंड पार्ट इसका होगा मेन बॉडी, यानी कि मुख्य भाग। एंड थर्ड पार्ट होगा इसका कंक्लूजन। तो कंक्लूजन तक हम, यानी कि निष्कर्ष तक हम कैसे पहुंचते हैं, वो चीजें हमेशा की तरह आप सीखते रहेंगे, वो एक अलग चीज है। लेकिन आई वॉन्ट योर पार्टिसिपेशन हियर। आई वॉन्ट योर पार्टिसिपेशन हियर। अब आप मुझे बताइए इंट्रोडक्शन किस किस तरह से शुरू किए जा सकते हैं। और हाँ, आप लोग पेन पेपर लेके अभी भी बैठ सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि 3:30 बजे से ये निबंध आपको लिखना है। कि अगर मान लीजिए डिस्कशन के दौरान आप लोगों में से किसी ने कोई अच्छे पॉइंट्स बोले, किसी ने कोई अच्छे आइडियाज सजेस्ट किए, तो आप उनको किस तरह से यूज में ला सकते हैं, किस तरह से आप उनको लिख सकते हैं, वो आप अभी भी नोट कर सकते हैं अपने रफ कॉपी पे, सो दैट कि आप उन कोटेशंस को, उन एग्जाम्पल्स को बाद में यूज कर सको। उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो चलिए बताइए किस तरह से आप ये ऐसे राइटिंग करेंगे, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे और क्यों लिखेंगे, उसके पीछे का क्या आर्गूमेंट है। ये ओपन सेशन रहेगा, आप लोग पूरी चर्चा कर सकते हैं। गलत सही से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने कितना गलत या कितना सही बोला वो हमारे लिए उतना रिलेवेंट नहीं है। ज़्यादा रिलेवेंट ये है कि आप लोग पार्टिसिपेट करिए और बताइए कि ऐसे किस तरह से लिखेंगे। कौन स्टार्ट करना चाहता है? हाँ, मीडियम कोई भी हो, हिंदी इंग्लिश, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भावना। भावना, बताइए इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? सर इसमें सर हम जो हेडिंग है कि सत्य कोई कदम नहीं चाहता, हम्म, तो इसमें सर सत्य की जो परिभाषा होती है उस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे जैसे कि सर जो सत्य जो है ये मतलब जैसा होता है बिल्कुल वैसा ही प्रकट होता है। हम्म ये किसी व्यक्ति की सुविधा लाभ के अनुसार बदलता नहीं है। हम्म सत्य जो है वो निरपेक्ष होता है। हम्म इसमें सर जैसे मतलब सर हिस्ट्री के कुछ है वर्ड्स उन्हें हम इंक्लूड कर सकते हैं। हम्म जैसे कि उपनिषद में कहा गया है सत्यम वदम धर्म चरो, हम्म मतलब जो अर्थ है सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। हम्म और महात्मा गांधी ने भी बोला है कि सत्य ही ईश्वर है। हम्म और बताइए इंट्रोडक्शन अपना अपना बताइए कि आप लोग किस तरह से लिखेंगे। मैंने फिर से बताया कि आप बाद में क्या लिखते हैं वो जरूरी नहीं है। पहले ये बताइए कि आपके आइडियाज़ कैसे हैं, किस तरह से आपके थॉट्स मूव कर रहे हैं।
आपके दिमाग में क्या चीजें आ रही हैं? जिनल बताइए। सत्यमेव जयते, हम्म मुंडक उपनिषद के अनुसार सत्य हम्म की हमेशा विजय होती ओके है। इस माध्यम से सत्य को सार्वत्रिकता प्राप्त है। हम्म यहाँ से और सार्वत्रिकता से तात्पर्य है सत्य चाहे जो भी परिस्थिति, देश, साहित्य, धर्म हम्म या प्रशासन, सामाजिकता या राजनीति सदैव विजय होकर लौटता ओके और है। सर, मैंने ऐसे एक बार लिखा है। हम्म ठीक है फिर आचार्य शंकराचार्य ने भी सत्य को प्रदर्शित करते हुए कहा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। हम्म अर्थात जगत देखो मिथ्या एक है चीज और समझिए, ये ना जितनी बातें आपने कही, शुरुआत की एक लाइन छोड़कर बाकी सारी चीजें मेन बॉडी है। इंट्रोडक्शन में आपने ऐसे का हमारा टॉपिक क्या है? सत्य का कोई रंग नहीं होता। सत्य कोई रंग नहीं जानता, या सत्य का कोई रंग नहीं होता, चलेगा। ठीक है, तो ट्रुथ नोज नो कलर। मैं बताऊंगी ना, रहमती। एक मिनट, रहमती बताइए। सर, हम ऐसे शुरू करेंगे जैसे कि मानवता की आत्मा, जब ये सत्य जो है कि मानवता की आत्मा में बसती है सर। ये ना तो कोई धर्म जानते हैं, ना किसी जाति या वर्ग को जानते हैं, हम्म ना इसमें कोई काला या सफेद, ना तो हिंदू है ये, ना मुसलमान। ओके और इसमें सर ना तो गरीब होते हैं ना अमीर, ओके ये केवल सत्य ही है। ओके सर, ये सार्वभौमिक और श्वेता और रंगहीन है। हम्म जब कहा जाता है कि सत्य कोई रंग नहीं जानता, तो इसका यह सर, ये भेदभाव, पक्षपात या रूपों में प्रभावित नहीं होते हैं। हम्म सत्य होते हैं। हम्म और इंट्रोडक्शन में और क्या लिखेंगे? सर, मैं बोल रही हूँ मैं। हम्म सर, ये सत्य जो है कि मनुष्य की बाहरी पहचान नहीं होती है, उनके अंतर आत्मा से जुड़कर उसकी शुद्धता से जुड़े हुए होते हैं। हम्म अब देखिए, रहमती ने जितना भी इंट्रोडक्शन में बातें करी, इन्होंने यहाँ पे क्या कितने वर्ड्स लिखे हैं? ट्रुथ नोज नो कलर। आपने ट्रुथ पर फोकस किया, कलर पे फोकस नहीं किया। इंट्रोडक्शन में आपको दोनों बातों को ध्यान रखना है कि आप पहले ये समझिए कि एसेंस क्या है। समवन एल्स, कोई और ट्राई करना चाहता है? सर, मैं अंकिता। अंकिता बताइए। सर, मैंने ये लिखा था इंट्रोडक्शन में, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, ये महात्मा जी ने कहा था। सत्य मानव का सबसे बड़ा सार्वभौमिक और निरपेक्ष मूल्य है। देखिए सत्य का कोई देखिए रंग, जाति, भाषा। देखिए, आपने जो कहा यही जीनल ने कहा, यही भावना ने शुरुआत में कहा कि वो निरपेक्ष है। ठीक है, जो कोट्स आपने लिए वही इंट्रोडक्शन में हमें ऐसे के, देखो निबंध में इसमें कितने वर्ड्स यूज हैं? ट्रुथ नोज नो कलर, एटलीस्ट 2 कीवर्ड यहाँ पे यूज हैं, एक ट्रुथ दूसरा कलर। तो आप कलर का मतलब यहाँ क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमने रेफरेंस देने के लिए बताया कि गांधी जी ने वहां पे कलर को किस तरह से देखा। अंजनी बताइए। सर, यहाँ पे कलर कलर का मतलब ये बोल सकते हैं ना कि जो सत्य है वो किसी जाति, धर्म, विचार या व्यक्ति हम्म ओके, के रंग का मतलब ये हो सकता सत्य कोई रंग नहीं जानता। तो रंग यहाँ पे वो गुण है जिनको हम अपने समाज में नहीं चाहते, ऐसे समझिए। जैसे भेदभाव इन्होंने कहा, असमानता, यानी कि रंग, यहाँ पर रंग किन चीजों को निर्देशित करता है? रंग यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, कलर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है उन गुणों को जो हम अपने समाज में नहीं चाहते। कोई और मुझे एक लोग बताएंगे हिंट्स के बाद कि ये इंट्रोडक्शन, अंजनी आप कंटिन्यू कर सकते हैं कि इसमें इंट्रोडक्शन और क्या लिखेंगे, देन वी विल डिस्कस अ लिटिल, अब फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ है। ऐसे देखा जा सकता है कि सत्य, निष्पक्ष और सार्वभौमिक है, जो किसी जाति, धर्म, विचार, व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं होता। हम्म अगर मतलब
ओके जैसे अगर हम लोगों को राजनीति को जोड़ते हैं तो वो राजनीति के अकॉर्डिंग सोचते हैं, वहाँ पे सत्य का उतना महत्व नहीं रह जाता। ओके और सफिशिएंट है इतना भावना। सर हम इसमें कलर को ऐसे देख सकते हैं कि जो सत्य जो है ये कोई रंग नहीं पहचानता। इसका अगर हम गहरा अर्थ देखें तो सत्य किसी जाति, धर्म, वर्ग, भाषा या देश से बंधा नहीं है। ये सार्वभौमिक, सर्वमान्य और अपनी सीमाओं से परे है। अर्थात अगर हमें वास्तविकता को पहचानना है तो अपने पूर्वाग्रह, भेदभाव और अहंकार को छोड़ना होगा। ठीक, देखो यहाँ पे इन लोगों ने जो बात की, अब इन्होंने दोनों ने सत्य और रंग को यानी कि कलर को दोनों को ध्यान में रखा कि ट्रूथ एंड कलर अपने आप में दोनों जो कीवर्ड हैं उनको ध्यान में रखा गया। ठीक है, तो यहाँ से ये जो हमारा कीवर्ड है एक और दूसरा ये, इन दोनों को अब हम एड्रेस कर रहे हैं कि सत्य कोई रंग नहीं जानता। इसका मतलब ये है कि धर्म, जाति, भाषा, वर्ग जो इन लोगों ने कहा, सत्य उन चीज़ों से परे है। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन इंट्रोडक्शन, कोई भी पैराग्राफ जो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे वो देखो, निबंध में पैराग्राफ थोड़े बड़े हो सकते हैं, मतलब 3 से 4 लाइन, 5 लाइन से भी बड़े हो सकते हैं, कभी कभी 6 से 7 लाइनों तक हो सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग उससे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे बड़े नहीं। हमें कोशिश ये करना है कि एक पेज में कम से कम 2 या 3 पैराग्राफ दिखाई दें हमको, एटलीस्ट 2 या 3। कितने? 2 या 3 सबसे ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप 3 पैराग्राफ तक लिखते हैं तो। अगेन 3 पैराग्राफ आपको लिखने हैं तो एक पैराग्राफ आप 4 to 5 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। ठीक है, इवन इंट्रोडक्शन में भी। तो जैसे अब तक आपने जो बात कही वो इंट्रोडक्शन की एक पैराग्राफ के लिए सफिशियंट है। आगे इंट्रोडक्शन में और क्या लिख सकते हैं, इसके आगे चलिए। रिपीट नहीं करना, याद रखना, सब लोग एक दूसरे के सुनो, पेन पेपर लेके बैठो, बार बार वही लाइनें रिपीट नहीं कर सकते। कहीं कभी कभी कोई शब्द या लाइन रिपीट हो जाएगा, उससे समस्या नहीं है, लेकिन पूरा पूरा पैराग्राफ या 2 3 लाइनें रिपीट नहीं करेंगे, नहीं तो उससे मार्क्स कटने हैं। हाँ आगे भावना कंटिन्यू। कि जब हम कहते हैं कि सत्य कोई रंग नहीं पहचानता, तो यह रंग जो है वो केवल त्वचा का नहीं है, मानसिक रंगों जैसे पक्षपात, स्वार्थ, जातिवाद और धार्मिक भेदभाव या राजनीतिक झुकाव जो है उसका प्रतीक है। वेरी गुड। मनुष्य अक्सर सत्य को जो है अपने दृष्टिकोण के अनुसार रंग देता है। फाइन। जो अपने शास्त्र को सत्य कहता है तो कोई अपने विचारधारा को असली सच बताता है, लेकिन असली सत्य जो है इन सीमाओं से परे होता है। ओके, सत्य वह नहीं जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि सत्य वह होता है जो वास्तविकता के अनुरूप हो। जैसे सत्य प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में बढ़ता है, वैसे ही मनुष्य की सोच भी जो है वो सत्य को अलग अलग रंगों में बांट देती है। कैसे कैसे? देखिए अब आपने जो बात कही है बड़ी बात है कि इन्होंने कहा कि मनुष्य अपने दृष्टिकोण से सत्य को अलग अलग तरीके से विभाजित कर देता है। बात सही है, लेकिन अब आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? अगेन देखो, एक बात समझिए, हम जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। आप में से इस इंट्रोडक्शन को कोई दूसरी तरह से आगे बढ़ाना चाहता है, पहला पैराग्राफ जो आप लोगों ने इस्टेब्लिश किया, हम उसके बाद अब सेकंड पैराग्राफ में हैं। तो सेकंड पैराग्राफ में जो इन्होंने बातें कही उसको ये जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हैं हम इंट्रोडक्शन पे, याद रखना। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन को हमें हेल्प कर सकते हैं बताने में कि हम इस तरह से लिख सकते हैं। अभी इनका भावना बता रहे हैं। हाँ भावना बताइए। इसमें जैसे सर मान लेते हैं कोई समाचार है, तो वो जो है अक्सर सत्य को रंगीन सत्यों से देखता है, जैसे सोशल मीडिया, राजनीति और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के दौर में। इसमें जो है वो कोई समाचार है वो अपनी विचारधारा के अनुसार रंग देता है। कोई निर्णय जाति या धर्म के नाम पर लेते हैं। ऐसे में जो है मतलब सर इतना ही पता है। ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम। समवन एल्स? और कोई? अंजनी मौर्य, हाँ सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, हाँ ऐसे में जस्टिफाई किया जा सकता है, जैसे सर मतलब ये किसी के लिए अनुभव जैसा हो सकता है, किसी का कोई विश्वास पे आधारित हो सकता है, और किसी के लिए वैज्ञानिक सत्य हो सकता है। देखो एक बात देखिए, आप वही दिक्कत देखो, वही गलती आप भी कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं। जब हम कह रहे हैं सेकंड पैराग्राफ, तो आप जो कॉन्टेक्स्ट कह रहे हैं ना वो ब्रोकन है।
सेकंड पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ में हमने क्या किया, हमने जो निबंध इंट्रोडक्शन के पहले पैराग्राफ में हमने क्या किया, जो निबंध के दो प्रमुख वर्ड हैं, कौन से दो प्रमुख वर्ड हैं? सत्य कोई रंग नहीं जानता, तो सत्य और रंग यानी कि ट्रूथ एंड कलर, ये दो मेन जो कीवर्ड हैं हमने इनको इंट्रोड्यूस कर लिया सबसे पहले, इनको हमने लिंक कर लिया, प्रॉब्लम हमारे सामने आइडेंटिफाई हो गई। सेकंड पैराग्राफ में अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि हाँ ये क्या, ये सोसाइटी में उस लेवल की कोई प्रॉब्लम है, ऐसी चीज़ें हैं, तो जो बातें आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में लिखने के लिए आप कह सकते हैं कि आज के समाज में जहाँ पे लोग सामाजिक पहचान, राजनीतिक विचारधारा, ठीक है, आर्थिक पक्षपात जैसे समाजवाद, पूंजीवाद, इस तरह के दृष्टिकोणों में विभाजित है। अभी देखो उसने, भावना ने बात दृष्टिकोण की ही की थी, लेकिन वो जो दृष्टिकोण है उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो जो बात हमने शुरू की, तो हम शुरू ही इस बात से कह रहे हैं कि हाँ ऐसे बटा हुआ है। हमने एग्जाम्पल के लिए वहां पे छोटे दो कीवर्ड यूज कर लिए, जैसे समाजवाद और पूंजीवाद, इस तरह से बटा हुआ है। ठीक, चूंकि सत्य का कोई रंग नहीं है, अब हम इसको इस तरह से आगे लाइन बढ़ाएंगे, चूंकि सत्य का कोई रंग नहीं है, अर्थात सत्य किसी भी प्रकार की विचारधाराओं, सामाजिक मान्यताओं, परंपराओं, राजनीतिक विचारधाराओं या अन्य किसी प्रकार से किसी भी दृष्टिकोण में बंधा हुआ नहीं है। सत्य को पक्ष या विपक्ष के दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता, सत्य निष्पक्ष है। आप लोगों ने ऊपर पहले जब शुरुआत में बात की थी तो आपने कहा था सार्वभौमिक है, यहां पे बोलेंगे सत्य निष्पक्ष है, सार्वभौमिक है, स्थायी है। सत्य को नैतिकता के मानदंडों पर नहीं, नैतिकता को सत्य के मानदंडों पर स्थापित होना पड़ता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस तरह से हम सेकंड पैराग्राफ में आ गए। चलो थर्ड पैराग्राफ, आपको समझ में तो आ रहा है ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बड़ा पिक्चर लेके चल रहे हैं सेकंड पैराग्राफ में। अभी हम जो बातें, आप लोग जो भी आगे बात करेंगे वो इन्हीं कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंस के तौर पर, यानी कि ये जो हमने बड़ा कॉन्टेक्स्ट अभी लिया कि हमने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, इस तरह से, तो अब हम जब आगे चल के इनके एग्जाम्पल लिखेंगे, इनके बारे में छोटे छोटे पॉइंट लिखेंगे, तो इन्हीं की ब्रांचेस होंगी, वो इन्हीं की शाखाएं होंगी, वो जो पॉइंट्स आगे आएंगे। लेकिन अभी हम सेकंड पैरा में हैं, क्यों? ये इंट्रोडक्शन ही हमें कैसे पता? ये इंट्रोडक्शन इस तरह से है बिकॉज ये ऊपर अभी हमने जो सत्य और रंग को लिंक किया है, ये उसी की व्यापकता को बता रहा है। तो व्यापकता को कौन बता रहा है? सेकंड पैराग्राफ, सत्य को। तो थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखना चाहिए? लेट्स चेक। थर्ड पैराग्राफ में हम लोग गांधी जी की विचारधारा को लिख सकते हैं। नहीं जैसे वो नहीं, कलर के बारे में लिखेंगे। यस, थर्ड पैराग्राफ में अब हम रंग के बारे में लिखेंगे। अब बताइए क्या लिखेंगे रंग के बारे में? इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि आप लोग अपना दिमाग जरूर यूज करो, ताकि आपके दिमाग में चित्र बने कि हम लिखेंगे कैसे, है ना? बताइए कौन बताएगा थर्ड पैराग्राफ में? हम्म, कोई नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? अनुभव सक्सेना क्या लिखेंगे? रहमती, बताइए रंग के बारे में। देखो, तो रंग प्रतीक है किसका? भेदभाव का, पूर्वाग्रह का, इसके अलावा विचारधाराओं का। रंग इन चीजों का प्रतीक है, दृष्टिकोणों का। तो इस आधार पर अगर, यानी कि अब लिखने की भाषा में, कि यदि रंग के आधार पर कोई ऊंच नीच जैसे नस्लीय भेदभाव, कोई पक्षपात जैसे जातीय पक्षपात, तो एक वर्ड कॉमा एग्जाम्पल, जातीय पक्षपात, कोई विभाजन जैसे राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर विभाजन। हाँ, सर कहते कि सत्य का कोई रंग नहीं होता, ये कथन हमें याद दिलाता है कि सत्य किसी भी दल का नहीं होता। बेटा बेटा बीच में तुम्हारा अंकिता माइक बंद, तुम कहीं गायब थी क्या?
नो सर। नहीं नहीं नहीं, गायब तो थे, हम स्ट्रक्चर्ड तरीके से चल रहे हैं, ये बीच में आपने जंप कर दिया, जैसे किसी बने बनाए केक में नाइफ लगा देना, ऐसे नहीं करना। रंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। यस। जैसे लहंगी का समानता, लड़का लड़की का भेद। हम्म। यस। देखो, संवैधानिक आधार संवैधानिक आधार में भेदभाव होता है, नहीं कर सकते। लेकिन रंग तो यहाँ पे भेदभाव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हम, आप जंप मत करो, आप अपने दिमाग को सिखाओ कि निबंध लेखन ऐसे नहीं करेंगे। अभी हम रंग की बात कर रहे हैं ना, कि रंग क्या करता है। सर धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर, हाँ। तो जब आप भेदभाव कहेंगे तो भेदभाव में आप कितने लिखेंगे, 1 2 3 भेदभाव, जैसे नस्लीय भेदभाव, जाति के आधार पर भेदभाव, रंग के आधार पर भेदभाव, इतना, इससे ज़्यादा तो नहीं लिख सकते। पूर्वाग्रह, जैसे सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, धार्मिक पूर्वाग्रह, वैचारिक पूर्वाग्रह, ज़्यादा से ज़्यादा इतने लिख सकते हैं ना। दृष्टिकोणों में अंतर, जैसे एशियाई एवं पश्चिमी दृष्टिकोणों में अंतर, विकासशील एवं विकसित देशों के दृष्टिकोणों में अंतर। तो इस प्रकार के जो दृष्टिकोणों में अंतर है, आप उनके बारे में 1 से 2 बातें कह सकते हैं, 1 से 2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो रंग किसका प्रतिनिधित्व करता है, भेदभाव का, पूर्वाग्रह का, दृष्टिकोणों का, असमानता का, इन चीज़ों का प्रतिनिधित्व कर रहा है रंग। मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा कि कलर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको कर रहा है, उन गुणों का जो हमारे समाज में है और जिनको हम चाहते नहीं है, मतलब कि समाज में उनका होना उचित नहीं है। यानी कि कलर को यहाँ पे यानी कि रंग जो है वो नकारात्मक गुणों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जिसे हमें कम करने की जरूरत है। तो ये बात हमको सर, 3rd पैराग्राफ में स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। हाँ जी। सर इसमें हम उनके बारे में लिख सकते हैं जो थर्ड जेंडर होते हैं रंग में। बेटा वो उदाहरण होगा, आप एक एग्जाम्पल उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आप कितने हो गए, 3 पैराग्राफ। 3 पैराग्राफ का मतलब ये 1 पेज क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन टोटल कितने वर्ड्स का हो सकता है, 75-80 वर्ड से लेके 120 वर्ड्स तक का आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, बट बेस्ट होता है कि आप 1.5 पेज से ज़्यादा ना लिखें इंट्रोडक्शन, ठीक है। चलिए और आगे बताइए, इसमें और क्या लिख सकते हैं। एक पैराग्राफ आप और लिख सकते हैं कि जो रंग है, यानी कि इस प्रकार के जो भेदभाव अभी आपने पहचाने, तो इन भेदभावों के निराकरण के लिए समाज को, सोसाइटी को ट्रूथ के लिए इंक्वायरी करना चाहिए, यानी कि सत्य की खोज करनी चाहिए, सत्य की पहचान करनी चाहिए, सत्य के बारे में बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, वेरी गुड, बिना किसी विचारधारा के, इस तरह से आप यूज करिए। आपको सत्य की व्यापक पहचान करनी चाहिए, खोज करनी चाहिए, और सत्य ही मनुष्यता के धर्म को जन्म देता है। जो मनुष्यता का धर्म है वो सामाजिक धर्मों से कहीं ज़्यादा बड़ा है। इसीलिए जहाँ पे मनुष्यता की बात आती है, अब यहाँ पे मैं इस ऐसे के बाहर जा रहा हूँ, जो बातें आपको लिखनी नहीं है, समझाने के लिए केवल। इसीलिए जब भी मनुष्यता की बात आती है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से धर्म भी नगण्य हो जाते हैं। मनुष्यता से ऊपर ये धर्म भी नहीं है, ठीक है। ओके, अब हम आएंगे मेन बॉडी की ओर। तो मेन बॉडी में हम क्या करेंगे, हम अब देखो जो बातें ऊपर हमने लिखी हैं इंट्रोडक्शन में, मेन बॉडी में अब हम उन्हीं कॉन्टेक्स्ट के जो रियल यानी कि वास्तविक पहलू हैं, चाहे वो ऐतिहासिक हों, चाहे वो सामाजिक हों, चाहे वो राजनीतिक हों, उसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है। मेन बॉडी नाम की कोई हेडिंग पड़ेगी नहीं, मेन बॉडी नाम की कोई हेडिंग नहीं पड़ेगी। तो अब हम मेन बॉडी में कैसे लिखेंगे, बताइए, कौन बताएगा। जैसे आप लिख सकते हैं कि इतिहास गवाह है कि सत्य, हाँ बताइए। हम ऐतिहासिक रूप में देख सकते हैं हाँ कि जैसे सत्य ही ईश्वर है, और उसके बारे में बता दूंगी। और बाद में उपनिषदों में भी कहा गया है कि सत्य में जयते, और महात्मा बुद्ध ने भी कहा था सत्य नहीं नहीं, इस तरह के कॉन्टेक्स्ट आपको जो है हाफ ऑफ द ऐसे की बात लिखनी चाहिए, खासतौर से कंक्लूजन के पहले, यानी कि जब 7वां 8वां पेज होगा ना, वहां पे आप ये लिख सकते हैं,
आपको अगर 10 से 12 पेज का निबंध लिखना है तो 7वें 8वें या 9वें पेज में ये सब बातें लिखनी चाहिए। उससे पहले अब आप आइए रंग पर, समस्या को पहचानिए। 1 से 2 पेज में ढंग से आप इस बात को पहचानिए कि इतिहास गवाह है कि, बताइए इतिहास में किस तरह से आप लिख सकते हैं? कहाँ भेदभाव, कहाँ असमानता दिखाई देती है? कहाँ सत्य को दबाने का प्रयास हुआ, ऐसा आपको दिखाई देता है? तो इतिहास गवाह है कि समाज ने, राजनीति ने मनुष्यता को वर्गों में विभाजित करने की कोशिश की है। वर्ग, फुल स्टॉप। वर्गों का विभाजन आर्थिक आधार पर हो सकता है, नस्लीय आधार पर हो सकता है। फिर आप यहाँ पे उदाहरण लिखेंगे कि नस्लीय भेदभाव के उदाहरण हमें अमेरिकन इतिहास में मिलता है, यूरोप के इतिहास में मिलता है। ठीक है। आर्थिक भेदभाव हमें पूंजीवादी समाज में दिखाई देता है। इस तरह से साथ में एग्जाम्पल लिखते हुए अब आप इसकी समस्या को पहचानिए, इतिहास में किस तरह की समस्या है। ठीक है, ये आपने लिखा। अब फुल स्टॉप, फिर पैराग्राफ चेंज। अब हम सिर्फ नस्लीय भेदभाव पर फोकस करेंगे। जैसे कि औपनिवेशिक युग में जो अंग्रेजों ने अपनी नस्लीय सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए अपने आप को समाज सुधारक की भूमिका निभाने के लिए जो जिस नस्लीय आधार को स्वीकार किया, जिसके आधार पर उन्होंने खुद को व्हाइट मैन्स बर्डन जैसी अवधारणा, ये आप हिंदी में क्या कहेंगे, व्हाइट मैन्स बर्डन को, ये तो आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। अंग्रेज अपने आप को क्या कहते थे कि ये व्हाइट मैन्स बर्डन है कि वो समाज को शिक्षित करें, लोगों को नैतिकता और एथिक्स सिखाएं। ठीक है, और इस प्रकार उन्होंने अश्वेत अश्वेतों को अश्वेतों को संस्कृति विहीन, असभ्य, बर्बर, अशिक्षित, असामाजिक आदि रंगों से पहचानने की कोशिश की। यद्यपि नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध जब विश्व में आंदोलन तेज हुए, तो जिसमें आप एग्जाम्पल लिखेंगे मार्टिन लूथर किंग का, गांधी जी का, जिन्होंने, अब वो कौन से आंदोलन थे, क्या ये मुझे बताने की जरूरत है? तो गांधी जी का तो आपको पता है कि गांधी जी ने अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आंदोलन किया था। वो आपको कम से कम 4 से 5 लाइनों में लिखना चाहिए। मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में, ठीक है, नेल्सन मंडेला ने अफ्रीका में नस्लीय, यानी कि जो स्किन का कलर है, त्वचा का जो कलर है, इसके भेदभाव के खिलाफ आंदोलन किए और स्थापित किया कि जन्म के आधार पर, चाहे व्यक्ति का कोई भी रंग हो, चाहे व्यक्ति की कोई भी स्थिति हो, कोई भी सामाजिक स्थिति हो, जन्म के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भेदभाव के गुणों के आधार पर नहीं पहचाना जा सकता। तो यहां से हमारा पता चलता है कि नस्लीय भेदभाव को किस तरह से हमने सत्य से इनकाउंटर किया। सत्य यहाँ पे क्या है? तो सत्य यहाँ पर व्यक्ति का विवेक है, सत्य यहाँ पर मानवता है, जो बाकी किसी मूल्य से निष्पक्ष है। तो वो बाकी कौन से मूल्य हैं? जैसे त्वचा का कलर, इसी को हम नस्लीय भेदभाव कहते हैं। हालांकि नस्लीय भेदभाव में सिर्फ त्वचा का कलर नहीं होता, व्यक्ति की ऊंचाई। आपको पता है ना कि दुनिया में तमाम तरह की कल्पनावादी बातें चलती हैं, जैसे ऊंची नाक वाले लोग ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, लंबे लोग ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होते हैं? ये अपने आप में नस्लीय भेदभाव है। ठीक है, इस तरह की जो मान्यताएं हैं, गोरे लोग ज़्यादा सुंदर होते हैं, ये नस्लीय भेदभाव है। तो समझ रहे ना कि नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आप लिखेंगे। इसके बाद फिर आप पैराग्राफ चेंज करेंगे। पैराग्राफ चेंज करने के पहले आपको पता है कि अब आप नस्लीय भेदभाव के बाद किसी दूसरे भेदभाव में जाना चाहते हैं। कहिए कौन से भेदभाव देखना चाहते हैं नस्लीय भेदभाव के बाद? अभी हम सत्य की बात नहीं कर रहे हैं, देखो अब हम कलर की बात कर रहे हैं, पूरी तरह से भेदभावों की बात कर रहे हैं। बताइए। तो वैचारिक में अब आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि कौन कौन से वैचारिक भेदभाव होते हैं। जैसे सॉरी, वैचारिक भेदभाव उन्होंने बोला। हाँ बेटा, वो लैंगिक है, महिलाएं,
वैचारिक बोला ना, तो वैचारिक पे क्या लिखेंगे? समाजशास्त्र के बच्चों को वैचारिक भेदभाव नहीं समझ में आ रहा। सर वैचारिक भेदभाव में ये समझ सकते हैं कि कोई खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है। प्रिया, तुम क्लास में मुझे लग रहा है देर से आई हो। और कोई? विचार क्या होते हैं? वैचारिक भेदभाव, हाँ। जैसे उदारवाद, यस, साम्यवाद। यस, ये समाजशास्त्र के बच्चों की हालत है। क्या होते हैं विचार समाजशास्त्र के स्टूडेंट्स, बताइए। सब किसी धारा को फॉलो करना। तो बताइए ना, एग्जाम्पल बताइए उसका। मार्क्सवाद हो गया, यस, मार्क्सवाद, नारीवाद हो गया, नारीवाद हो गया, हाँ, संघर्षवाद प्रकारवाद हो गया, प्रकारवाद हो गया, संघर्षवाद हो गया, और प्रत्यक्षवाद हो गया, तमाम, पूंजीवाद हो गया, अंबेडकरवाद हो गया, तमाम विचारधाराएं हैं इस तरह की। गांधीवाद, परंपरावाद हो गया, है ना। तो अब आप ये विचारधारा के आधार पर भेदभाव, तो अब आप बताइए, शुरुआत करिए, कैसे लिखेंगे पैराग्राफ? भावना बताइए, विचारधारा के आधार पर पक्षपात लिखने के लिए कैसे आप मतलब पैराग्राफ की शुरुआत करेंगे? हम्म कोई और? तो देखिए, आप विचारधारा के आधार पर बता सकते हैं कि परंपरावादी प्रायः पितृसत्ता, धार्मिक मान्यताओं, सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर समाज में सर्वोच्चता एवं निम्नता का भाव रखते हैं। जैसे भारतीय समाज में जातिवाद है। जातिवाद जन्म के आधार पर व्यक्ति को 4 प्रमुख वर्णों में विभाजित करता है, लेकिन ये वर्ण एक दूसरे के ऊपर पदानुक्रम पर आधारित हैं, जो कि अपने आप में जन्म के आधार पर भेदभाव को संबोधित करता है। ठीक, तो ये तो हुई प्रॉब्लम। अब सत्य इसमें क्या करेगा? वो उसी पैराग्राफ का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, 1 से 2 लाइन में बताइए, सत्य इनमें क्या करेगा? विचारधारा के आधार पर भेदभाव, हाँ। हम्म सत्य इसमें ये भूमिका रहेगी कि वर्ण या जाति के आधार पर इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। व्यक्ति की योग्यता के आधार पर उसको मान्यता ये चाहिए वाली भाषा बाद में आएगी कंक्लूजन के आसपास, ध्यान रखिएगा इन बातों को। आप पहले कॉन्टेक्स्ट, अभी हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखकर बात कर रहे हैं, तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के आधार पर बताइए। जैसे जातिवादी लोग, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे जातिवादी लोग यह मानते हैं कि तथाकथित सवर्ण जातियां ही ज़्यादा बौद्धिक एवं प्रगतिशील होती हैं, लेकिन इन विचारधाराओं को गलत साबित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने जातिवाद का न केवल विरोध किया, सावित्रीबाई फुले का यहाँ नाम लिख सकते हैं, यहाँ ज्योतिबा का नाम लिख सकते हैं, कबीर का नाम लिख सकते हैं, नानक का नाम लिख सकते हैं, कि डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल जातिवाद का विरोध किया, जातिवाद को समाप्त करने की वकालत की, बल्कि उन्होंने स्थापित किया कि जाति के आधार पर कोई व्यक्ति ऊपर या नीचे नहीं होता, बल्कि व्यक्ति अपने गुणों के कारण समाज में ज़्यादा योगदान दे सकता है। फिर आप उन्हीं का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे सावित्रीबाई फुले एक जातिवादी समाज में महिला होकर भी उन्होंने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया, और भारत की शुरुआती बालिका शिक्षा में उन्होंने नए नए विद्यालय खोले, और उसके बाद से वुमेन एजुकेशन या महिला शिक्षा समाज की एक सामान्य धारा बन गई। सिंपल। यस और नो? और बताइए, इसके बाद कौन सा कलर देखना चाहते हैं? आपने विचारधारा देख लिया, नस्ल देख लिया, अगला पैराग्राफ। इतना टाइम? सर लैंगिक भेदभाव। अब देखिए, लैंगिक भेद
कोई भी नया भेदभाव लिखने के लिए ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपके निबंध में ये अलग अलग पैराग्राफ कहीं से लाके चिपका दिए गए हैं। तो उसके लिए जो आप पीछे का पैराग्राफ होता है, उससे नए पैराग्राफ के लिए आप एक दिशा तय करते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे विचारधारा के आधार पर भेदभाव, तो हम बताएंगे उसमें कि विचारधारा के भेद आधार पर जो भी हमने अभी भेदभाव लिखा, उसमें बताएंगे कि समाज समाज में भेदभाव केवल विचारधारा या नस्लीय आधार पर नहीं होते, विचारधारा के कुछ अन्य स्वरूप भी होते हैं, जैसे कि लैंगिक भेदभाव। इतना लिखा, फुल स्टॉप, अब पैराग्राफ चेंज। उसमें लिखेंगे कि लैंगिक भेदभाव क्या होते हैं, बताइए लैंगिक भेदभाव। जैसे कि महिलाओं की सॉरी पुरुषों को महिला से ज़्यादा प्राधान्य मिलता है, योग्यता न होने पर भी। नहीं, ये मेंस के उत्तर में ऐसा होता है, निबंध में ऐसा नहीं होता। हाँ, जैसे कि हम इसमें लिख सकते हैं, इसमें हम ये लिख सकते हैं ना कि हम अपने अतीत को देखते हुए ये कह सकते हैं कि महिलाओं को हमेशा चार दीवारी में रखा गया वेरी गुड। और उन्हें पर्दा प्रथा मतलब था उन्हें पर्दे में रखा गया, उन्हें वोटिंग के अधिकार नहीं थे, उन्हें शिक्षा का भी संपत्ति के अधिकार नहीं थे, और सती प्रथा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। बिल्कुल सही। बाल विवाह, बिल्कुल सही। बताइए कुछ एग्जाम्पल। बिल्कुल, कुछ एग्जाम्पल बताइए। जैसे इसमें होता है कन्या भ्रूण, मतलब हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसे। चलिए, ये भी ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि आपने जितना बोला कि ये नस्लीय भेदभाव है, वो लैंगिक भेदभाव है। तो इसमें सत्य क्या करना चाहता है? सत्य लोगों को लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रोत्साहित नहीं करता। तो सत्य क्या करना चाहता है, बताइए। सत्य लैंगिक भेदभाव का समापन करना चाहता है। तो कैसे करेगा, अब आप बताइए पैराग्राफ में क्या लिखेंगे। लेकिन जब आप देखिए कि जब शिक्षा प्रणाली में महिलाओं को भागीदार बनाया गया, आप इसमें इतिहास की चीज़ें ज़रूर लिखा करिए। जैसे कि आपको पता है कि पहले धार्मिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी नहीं हुआ करती थी। महात्मा बुद्ध ने इसकी शुरुआत की, जबकि उन्होंने धार्मिक गतिविधियों में महिलाओं को स्थान दिलाया। महाप्रजापति गौतमी को उन्होंने संघों में प्रवेश दिलाया। ये एग्जाम्पल लिखेंगे कि नहीं? तब तो आपके आंसर में वेट आएगा। हेलो, पता है कि नहीं कौन है महाप्रजापति गौतमी? उनकी मासी थी, उनकी, हाँ, उनकी मासी थी, और उनको बुद्ध ने संघों में प्रवेश दिलाया सबसे पहले। तो ये एक तरीके से धार्मिक लिंग के आधार पर धार्मिक भेदभाव को उन्होंने समाप्त किया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि समाज में महिलाओं का ज़्यादा समावेश हुआ, और इसका परिणाम क्या हुआ समावेश का? पुरुष महिला शिक्षा को बढ़ावा मिला, और महिलाओं को संपत्ति के अधिकार मिले, उन्हें वोटिंग अधिकार मिले। जैसे आधुनिक भारत में हमारा संविधान कुछ शुरुआती संविधानों में है जो इसने शुरुआत से ही महिलाओं को वोटिंग के अधिकार दिए। इस तरह की कॉन्टेक्स्ट आप लिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी लिख सकते हैं। नव, और कौन से भेदभाव लिखने हैं? देखो, अभी हम सब इतिहास पे जा रहे हैं, तो इस तरह आपको ये भी याद रखना है कि आपको 1200 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखना। ऐसे लिखते रहेंगे तो 20 पेज हो जाएंगे, है ना? तो एक काम करते हैं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अपने दिमाग से हटा के अब हम किसी और दृष्टिकोण में चलते हैं। लेट्स से कि दार्शनिक और नैतिक दृष्टिकोण में। फिर हम जब पैराग्राफ चेंज करेंगे तो पैराग्राफ में हम लिखेंगे, बिकॉज हम कलर पे फोकस कर रहे थे ना, वो भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण के हिसाब से। ये चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। इसीलिए इस आपको ये जो आपके पास वो है सिनॉप्सिस है, इसमें हिंट आपको मिलेंगे। जैसे भूमिका मिलेगी, वाक्य का अर्थ मिलेगा, फिर ऐतिहासिक दृष्टिकोण मिलेगा। ऐतिहासिक के अंदर नस्लीय, धार्मिक, इस तरह से आपको हेडिंग नहीं डालना, इसीलिए हमने इनको सब काट दिया है, ठीक है, कटे हुए हैं, ताकि आपको हेडिंग नहीं डालना। फिर हम प्रवेश करेंगे दार्शनिक और नैतिक दृष्टिकोण पर, ठीक है। और दार्शनिक नैतिक दृष्टिकोण पर सुकरात, बुद्ध, कांट, इनके विचारों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए पहले हम समस्या को समझेंगे, और फिर उसके आधार पर बताएंगे कि हाँ, बुद्ध ने क्या कहा, कांट ने क्या कहा, सुकरात ने क्या कहा, इत्यादि, ठीक है।
तो इस तरह से हम इनको आगे बढ़ाएंगे। चलिए, ये पीडीएफ आपको मिलेगा आपके निबंध लेखन के बाद। हाँ, पहले आप हमें बताइए कि क्या लिखेंगे दार्शनिक या नैतिक दृष्टिकोण में। आपको हेडिंग नहीं डालना, ये आपको दिमाग में रखना है जब पैराग्राफ चेंज करेंगे तब। जैसे सर सुकरात के बारे में आपने कहा, तो उसने सत्य के बारे में कहा था कि चाहे जो भी परिस्थिति या व्यक्ति या देश हो, सत्य को ही बढ़ावा देना चाहिए। हाँ, लेकिन इसके पहले क्या लिखेंगे, ये तो फिर उसके बाद आएगा ना। अब देखिए, जब फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे आप, पीछे हमने बात किया लैंगिक आधार पर, इनके बाद जब आप पैराग्राफ चेंज करेंगे तो पहले आप ये लिखेंगे कि सत्य पर अनुसंधान करते हुए बहुत सारे दार्शनिकों ने, तो भाषा आपकी ये होगी ताकि उत्तर देने वाले को पता चले कि आप चेंज कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट। दार्शनिकों ने, विचारकों ने, धर्मगुरुओं ने, ठीक है, या नैतिक शिक्षा के शिक्षकों ने सत्य की महात्म्य, सत्य के महत्व, सत्य के प्रभाव पर अनुसंधान किए और वो विभिन्न निष्कर्षों पर पहुंचे। अब आया जैसे, अब लिखेंगे सुकरात। क्या किया सुकरात ने? सुकरात ने कहा कि संवाद, तर्क इत्यादि के माध्यम से सत्य की खोज की जा सकती है। जबकि बुद्ध, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम अनुसंधान के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों ने क्या अनुसंधान किए। इन्होंने कुछ भी कहा वो हम हर जगह नहीं लिख सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तुम्हारे पास नमक चीनी होता है तो तुम चाय में सब नहीं डालते। उसी तरह सुकरात ने जो भी कुछ कहा वो तुम हर जगह नहीं लिख सकते। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि दार्शनिक स्तर पर उन्होंने सत्य के लिए अनुसंधान किए, खोज की। जैसे बुद्ध ने सिखाया, क्या सिखाया कि धर्म कहां से प्राप्त होता है? अनुभव और करुणा से प्राप्त होता है, न कि अंधविश्वास से। बुद्ध को कहां से सारी प्रेरणा मिली? तो आप देखिए बुद्ध की कौन 4 मेन समस्याएं थे। किसके लिए बुद्ध ने घर छोड़ा? सत्य की खोज के लिए। लेकिन उनको ये दिखाई कहां से दिया कि कुछ मतलब सत्य की खोज करनी चाहिए? तो उन्होंने क्या देखा समाज में? पीड़ा। क्या देखा समाज में? पीड़ा, मृत्यु, बीमारी, इन चीजों को देखा। इस चीज ने उनको प्रेरित किया सत्य की खोज के लिए। तो बुद्ध ने अनुभव और करुणा से सत्य की खोज का समर्थन किया, न कि अंधविश्वास से। गांधी जी ने कहा सत्य ही ईश्वर है, सत्य की खोज ही ईश्वर की खोज है। आप लोगों ने शुरुआत में कहा था ये बात, यहां पे वो चीज लिखी जा सकती है। एक बात बताओ, तुम्हारे पास नमक, चीनी, ऑयल, मसाले सब कुछ हैं, तो क्या एक ही साथ डाल देते हो? नहीं, हर चीज की एक अपनी भूमिका है, उसका एक स्थान है, उस आधार पर आप चीजों को लिखते हो। हम क्या कर रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या है? दार्शनिक पहलू और अनुसंधान। तो हम इसलिए दार्शनिक पहलू पर अनुसंधान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, कांट ने क्या कहा? कांट ने कहा कि ऐसा आचरण जो स्वार्थ पर आधारित ना हो तभी वो सत्य हो सकता है। जो निस्वार्थ भाव से किया जाए वही सत्य हो सकता है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? सत्य की खोज कर रहे हैं। तो इस तरह से अब आप इनके छोटे छोटे पैराग्राफ में इनकी कोटेशंस को लिखकर उसकी व्याख्या करेंगे। जो एक लाइन का कोटेशन तो कम से कम 2 लाइन की व्याख्या। क्लियर है? गीता में क्या लिखा गया है कि सत्य निष्काम होता है, मतलब स्वार्थ मुक्त होता है। फिर आप उसकी व्याख्या करेंगे। सिविल सर्वेंट का उदाहरण लिख सकते हैं, जो निष्काम भाव से काम करते हैं उनका। ठीक है, और बताइए, हम दार्शनिक पहलू पे हो चुके हैं, अब किस पे चलेंगे? दार्शनिक नैतिक एक जैसे होते हैं चीजें। ऐतिहासिक हो गया, दार्शनिक नैतिक पहलू हो गया। राजनीतिक पहलू
राजनीतिक पहलू ऐसे छोटे एग्जाम्पल हो सकता है, अन्यथा राजनीति में सत्य होता नहीं है, तो उसमें आप लिख नहीं पाएंगे। सर जाति लिख सकते हैं, जाति के बारे में। वो आप लिख चुके हैं बेटा जहां लिखना था। अब सर आएंगे आर्थिक अब आएंगे आधुनिक पहलू पर। आधुनिक में आप राजनीति, अर्थव्यवस्था सबके बारे में लिख सकते हैं, इसीलिए इसे प्रैक्टिस करना जरूरी है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आप क्या लिख सकते हैं कि वर्तमान युग में सत्य और असत्य के बीच की लाइन ओझल होती जा रही है। हम राजनीति में, मीडिया में, विज्ञान एवं पर्यावरण में प्रायः यह देखते हैं कि जनसमूह की संख्या ज़्यादा प्रभावशाली होती है और सत्य आधारित विचार, सत्य आधारित परिणामों को दबाने की कोशिश की जाती है। इसीलिए पोस्ट ट्रुथ जैसे बहस कभी कभी सामने आ जाती हैं। वैश्वीकरण को उल्टी दिशा में बहाने की कोशिश की जाती है। ये पोस्ट ट्रुथ और वैश्वीकरण, ये सब बातें आप करंट अफेयर्स में अगर हैं तो उनको आपको पता होंगे पोस्ट ट्रुथ क्या होता है। ठीक है, पोस्ट ट्रुथ बेसिकली वो विचारधारा है जबकि सत्य को असत्य कह दिया जाए और असत्य को चिल्ला चिल्ला कर ऐसा कहा जाए कि वो सत्य प्रतीत हो। ठीक है, तो ये चीज़ें पोस्ट ट्रुथ होती हैं। अब आप इसमें फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे और एक एक के बारे में, एक बार राजनीति के बारे में एक पैराग्राफ, एक बार मीडिया के बारे में, एक बार विज्ञान एवं पर्यावरण के बारे में, एक बार अर्थव्यवस्था के बारे में, इस तरह से छोटे छोटे पैराग्राफ में उसको लिखेंगे। जैसे राजनेता प्रायः ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं जो वास्तविकता एवं सत्य से कोसों दूर होते हैं। ठीक है, फिर अब आप उसमें बताएंगे कि ऐसी राजनीति समाज को सही दिशा नहीं देती। ऐसी राजनीति समाज को सही दिशा नहीं देती। तो इसके लिए आवश्यक ये है कि राजनेताओं द्वारा जो भी आंकड़े एवं जो भी दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जाएं, उन्हें सत्य आधारित होना चाहिए। या वो सत्य आधारित कैसे हो सकते हैं ये तुम लिखो। होना चाहिए कि भाषा यहाँ पे मत यूज करो। ठीक है, तो राजनेता जो भी आंकड़े प्रस्तुत करते हैं वह आंकड़े अपने सोर्स के द्वारा सिद्ध होते हों, ऐसे समाज की परिकल्पना करने की आवश्यकता है। ठीक है, फिर मीडिया, तो मीडिया के बारे में आप लिख सकते हैं कि मीडिया किस तरह से न्यूज़ क्रिएट करने लगती है। मीडिया का उद्देश्य मीडिया का जो उद्देश्य है वो न्यूज़ क्रिएट करना नहीं है। मीडिया का उद्देश्य जो समाचार है उसको दिखाना, ना कि समाचार बनाना। समाचार बनाने का मतलब क्या होता है? जैसे कि कुछ भी अपने से दावे भर देना कि हाँ, अभी अभी बाबा जी ने 1 लीटर दूध पिया और 1 किलो चांदी पॉटी में किया। तो ये सब अपने आप में जो है नहीं, इस तरह की न्यूज़ चैनल वाले दिखाते हैं, वो नहीं करना। मीडिया खाते कुछ हैं और निकालते कुछ हैं, वो नहीं करना। ठीक है, तो आप मीडिया के बारे में बताइए कि मीडिया किस तरह से झूठ का तंत्र बनती जा रही है और क्यों। तो मीडिया के बारे में लिखेंगे कि जैसे वर्तमान मीडिया प्रायः राजनीतिक पार्टियों, नेताओं एवं समाज के अमीर वर्गों के हितों पर काम करते हैं, जिसके पीछे उनके निषिद्ध क्या होते हैं? लोभ, लालच, स्वार्थ। यस, स्वार्थ होते हैं। कोई एक दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं अगर आपको किसी खास मीडिया की गलत या भ्रांतिकारी न्यूज, जैसे कुछ समाचार चैनलों ने 2000 के नोट में नैनो जीपीएस चिप होने का दावा किया। याद आया? हाँ, तो वो अपने आप में भ्रामक है। ठीक है, फिर विज्ञान, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन के बारे में लिख सकते हैं कि जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन होता ही नहीं है। ठीक है, और वो ग्लोबलाइजेशन को गलत स्थापित करते हुए अमेरिका फर्स्ट और अमेरिका में संरक्षणवाद की नीति का बढ़ावा देते हैं। अब अगर एक विकसित देश जो दुनिया का सबसे अमीर देश है वही संरक्षणवाद को बढ़ावा देगा तो ये सामाजिक एकता कैसे स्थापित करेगा? ठीक, तो इस तरह से अब आप इसके आधुनिक पहलू पे आपको पता है बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं, है ना? जैसे अगर आप लोग द हिंदू वगैरह पहले पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि सीरिया के पास, अफगानिस्तान के पास, इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यह कहकर अमेरिका ने और ब्रिटेन ने मिलकर इन पर बमबारी की, जबकि बाद में कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं पाए गए। लेकिन इन देशों के जो संसाधन हैं उन पर उनकी नज़र होने के कारण उन्होंने जानबूझकर पूरी दुनिया के सामने झूठ फैलाया।
अब आ जाइए भारतीय पहलू पर कि भारतीय दर्शन में सत्य को सर्वोच्च माना गया है। ऋग्वेद में कहा गया है सत्यमेव जयते, यानी कि अंत में सत्य ही विजयी होता है। अब आपने उपनिषद में जो कहा वो यहाँ कहेंगे, याद आया आपको? हाँ जी, भगवत गीता में जो कहेंगे वो यहाँ कहेंगे। हम चूंकि भारत में आ गए तो भारत का इतिहास, भारत का दर्शन, सब कुछ एक एक दो दो पैराग्राफ में बताते चलेंगे। विवेकानंद जी के बारे में बता सकते हैं कि उन्होंने कहा मनुष्यता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। तो इस तरह से उन्होंने मनुष्यता के धर्म को सर्वोच्च बताया, है ना। फिर और कुछ लिख सकते हैं? लिख सकते हैं तो जरूर लिखिए, जो भी आपको पहलू दिखाई देते हैं। जैसे सर साहित्य और संस्कृति में सत्य। वेरी गुड, वेरी गुड। साहित्य और संस्कृति में आप सत्य लिख सकते हैं, बहुत अच्छा। कैसे लिखेंगे? सर इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य और संस्कृति में जो है वो सत्य को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हाँ, जैसे पहले आप पहले कहें- पहले रंग को नजरअंदाज मत करिए, पहले समस्या फिर समाधान। तो भारतीय साहित्य विरोधाभासों से भरा हुआ है, जहां पर पुरुष प्रधानता और इस तरह की 2-3 समस्याएं पहले लिखिए और उसको उदाहरण बताइए। उसके उदाहरण बताइए, जैसे बताइए मनुस्मृति। मनुस्मृति में है असमानता, अभी हमने द हिंदू में पढ़ा 1-2 दिन पहले। हाँ सर इसमें पढ़ा। हाँ जी। और पुराणों में बताइए कहाँ किस प्रकार की असमानता है, उनको लिखिए। ये तो मैं खुल्लम खुल्ला हमेशा बोलता हूँ ना कि हिंदी साहित्य पितृसत्तात्मक है। आप कहीं से भी स्टोरी उठा लेंगे, आपको पितृसत्ता मिल जाएगी। यस जैसे कि पुराणों में और हमारे वेदों में ऐसा लिखा है कि जाति के आधार पर महिला को सुरक्षित रखने के मतलब कारण से पुरुषों को प्रधानता दी जाती है। इस तरह से लिख सकते। इससे होता क्या है, भ्रूण हत्या बढ़ती है। ठीक है, समस्या के साथ साथ आप उसके कारण प्रभाव जो जो आपको मिलते जाए उनको लिखिए। पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए लोग यज्ञ करवाते थे, ये कहीं ना कहीं सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है। करते थे कि नहीं? पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा होती थी कि नहीं? अभी भी होती है, अभी भी होती है। हमारे हमारे परिवार में एक लोग हैं जिन्होंने 3 दिन तक जो है बड़ा सा पूजा अर्चना किया था पुत्र प्राप्ति के लिए। अब देखो उनको पुत्र प्राप्ति हो गया, तो वो जो बाबा जी है वो कितना पॉपुलर हो गया होगा। इसमें से राजा दशरथ का एग्जाम्पल भी तो है। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए किया था क्या? संतान के लिए संतान के लिए किया था। संतान में प्राप्ति करना गलत बात थोड़ी ना है। तो आप मतलब देखिए, कभी भी गलत उदाहरण मत लिखिए, है ना। पता चला जो कॉपी चेक कर रहा हो दशरथ का भक्त है, तो वो तुमको जो है नुकसान पहुंचा दिया। हाँ जी, तो आप लोग उनसे बचिए। तो समझ गए ना। अब आप भारतीय साहित्य और भारतीय संस्कृति में आप पहचानिए कहाँ कहाँ ये समस्याएं हैं और उनके समाधान के बारे में बातें कीजिए। पुत्र प्राप्ति के बारे में वो भी है ना। अरे भारतीय समाज में अंधविश्वास कितना ज्यादा है। जैसे हर चीज में अंधविश्वास है, हर चीज में। जैसे कलम पढ़ दो तो यूपीएससी सिलेक्शन हो जाएगा, कलम में मंत्र फुकवा दो तो यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। ये अंधविश्वास नहीं है तो और क्या है। तो ऐसी 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 समस्याएं, जैसे आप लोग अनेकों चीजें करते हैं, व्रत रहने से, उपवास रहने से सफलता मिलती है। इस तरह की जितनी भी चीजें आपने अपने समाज में जानते हैं, सब अंधविश्वास है। देखो भारतीय समाज के बारे में तो इतना कुछ लिखा जा सकता है, जो कि आपका मतलब आपको समय कम पड़ जाए, है ना। और सर इसमें जैसे हिंदी साहित्य के कुछ एग्जाम्पल है। जैसे गोदान में जो है वो उसमें धनिया और कुछ अन्य महिलाएं हैं, उनको पारिवारिक बाधाओं से बंधा हुआ बताया गया है। बिल्कुल और बिल्कुल, दिव्या आप तो लिख सकते हैं। उपन्यास, दिव्या उपन्यास है। उसमें सर दिव्या को जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो लड़की है। हाँ हाँ, तो ये आप लिख सकते हैं। फिर अब आप बताएंगे कि इन चीज़ों के प्रति
किसने, जैसे अब फिर से सावित्रीबाई फुले का यहाँ पे डिटेल आएगा, अब उनके बारे में ढंग से लिखिए 1-2 पैराग्राफ कि किस तरह से सावित्रीबाई फुले ने इन अंधविश्वासों और महिला असमानता इत्यादि के विरुद्ध में किस तरह से काम किया, उनके बारे में पूरी कहानी लिखिए ढंग से, है ना। यस सर। और सर, और पहलू चेंज करिए अब व्यक्तिगत पहलू पर, ये हो गया भारतीय संस्कृति, अब व्यक्तिगत पहलू पर किस तरह से सत्य का और असत्य का आप जो है मतलब भाव व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाँ, व्यक्तिगत पहलू पर सर हम पहले रंग आपने बोला है तो जाति के आधार पे व्यक्तिगत जाति सामाजिक है, व्यक्तिगत नहीं है। लालच व्यक्तिगत होता है, यस सर, व्यक्तिगत स्तर पे झूठ ऐसे व्यक्तिगत होता है, लिंग और क्या व्यक्तिगत होता है इनके लिए आप बताइए। करप्शन, भ्रष्टाचार व्यक्तिगत होता है। आप उसके बारे में बताइए कि व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति लालच, भ्रष्टाचार, स्वार्थ, लाभ इत्यादि से प्रेरित होकर अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। फिर आप उदाहरण लिखिए कि कैसे लखनऊ के एक IAS ऑफिसर ने इतने 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 करोड़ के लिए क्या किया, है ना। आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल, विजय माल्या का नाम लिख सकते हैं, विजय माल्या का नाम लिख सकते हैं, जो स्थापित है उनका नाम लिख सकते हैं। फिर गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा कि साधन और साध्य दोनों शुद्ध होने चाहिए। मतलब कि जो आपके सामाजिक लक्ष्य हैं, जो आपके व्यक्तिगत लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने का जो तरीका है वो भी अपने आप में शुद्ध होना चाहिए। ठीक है। और सर गांधी इमैनुअल कांट ने भी यही बात की कि लक्ष्य से बड़ा क्या है, उसको प्राप्त करने का तरीका। आप उसका भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है। देखो इस तरह से हम अब कई सारे पहलू लिख चुके हैं, 4-5 पहलू, और हर पहलू के अंतर्गत 3-4 दृष्टिकोण। तो इस तरह से अगर आप देखा जाए तो कम से कम 15 से 16 दृष्टिकोण आप लिख चुके हैं अलग अलग पहलुओं के अंतर्गत। ठीक है। तो हमारे दिमाग में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, उस स्ट्रक्चर को एक बार हम लोग डिस्कस करके फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे हाँ, जैसे ओवरऑल हमने मेन बॉडी में क्या किया, इंट्रोडक्शन के बाद मेन बॉडी में हमने मेन बॉडी में कई सारे एस्पेक्ट्स ओपन किए। एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू, जैसे हिस्टोरिकल, मॉडर्न, फिलोसॉफिकल, हिंदी बताना है क्या, पर्सनल या इंडिविजुअलिस्टिक, इंडियन, और एक इंडिया में कल्चरल था ना, कल्चरल। ठीक है। इस तरह से हमने एस्पेक्ट्स लिए थे। इन एस्पेक्ट्स को हमने किस में ब्रेक किया था बताइए। हिस्टोरिकल में जो जाति देखी थी, अप्रोचेस लिखे थे कई सारे। ठीक है। इनमें हमने कई सारे अप्रोचेस लिखे थे, जैसे कास्ट का, नस्ल का इत्यादि। ठीक है। उस तरह से तो अब आपको ध्यान रखना है, अब आप समझ लीजिए कि अच्छे नंबर लेना जो है इतना आसान नहीं है। जिन लोगों को ये लगता है कि हम सिर्फ मेंस के टॉपिक तैयार करके निबंध लिख लेंगे, मिल तो जाएंगे 90-100 नंबर, लेकिन 90-100 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ढंग से अगर आप मार्क्स लेना चाहते हैं तो इस तरह से तैयारी करिए। मैंने आपसे कहा है कि 20 निबंध आप लिख लीजिए, मेंस 500 में हम 20 से ज़्यादा निबंध लिखाएंगे। हाँ, लेकिन ये कि हम ज़्यादा कोशिश करते हैं जब आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो। प्री के पहले इसी तरह धीरे धीरे थोड़ा सा गति से काम होता है, लेकिन जब आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो तो हम इकट्ठा ढेर सारे निबंध लिख पाते हैं फिर। तो मेरे ख्याल से आप लिख तो लोगे, और कुछ बताने की ज़रूरत है। हाँ, जब ये आपके एस्पेक्ट खत्म हो जाए तो आप समझिए कि 70% ऐसे आपका हो चुका होना चाहिए। कितना? 70%। फिर सत्य की राह में चुनौतियां कौन सी हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। चुनौती नाम से हेडिंग तो पड़ेगी नहीं,
आप लिखेंगे कि सत्य की राह कठिन होती है। सत्य बोलने का प्रयास करना ही अपने आप में एक जटिल मुद्दा होता है, बिकॉज सत्य बोलना, सत्य का पालन करना सामाजिक दबावों से मुक्त नहीं होता। भीड़ से अलग सोचना भी कठिन है, उसका पालन करना और अधिक कठिन है। मानते हो कि नहीं बात? यस सर। और अगर भीड़, एक बात मैंने आपसे हमेशा कहा है, हालांकि ये मैंने लिखने के लिए नहीं बोला है, लिखना नहीं है, लेकिन एक बात सोच के देखिए, जितनी भी धार्मिक गतिविधियां हैं किसी भी धर्म की, अगर आप अकेले कर रहे होते तो आपको कैसा लगता? बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आप जानते हैं। लेकिन भीड़ से अलग सोचना कितना कठिन है, यानी कि धार्मिक मुद्दे और परंपरा और अंधविश्वासों को चुनौती देना कितना कठिन काम है। इसको इस तरह सोचो कि जब राम मोहन राय ने ये कहा कि जिंदा औरत को जलाना पाप है, तो समाज में कितना विरोध हुआ होगा। परंपराएं हैं। हाँ सर। अभी तुम्हें लगा होगा नहीं नहीं राम मोहन राय ने तो ठीक बात करी, तो सब लोगों ने समर्थन किया होगा। अब मैं इसको जरा आज के कॉन्टेक्स्ट में कहता हूँ। अगर आप मंदिरों में जाके ये बोलो कि क्यों घी घी जला रहे हो, क्यों दूध फेंक रहे हो, क्यों इसमें फल मेवे जला रहे हो हवन में जो पड़ते हैं, तो तुम्हारा क्या होगा? कुटाई होगी। जैसे आप किसी मुस्लिम से बोलो कि ये क्या अपना काम छोड़ छाड़ के 5 बार तुम मस्जिद में जाके उल्टा खड़े हो जाते हो, या जो भी आपकी लैंग्वेज है, तो इसके बाद तुम्हारी क्या होगी? कुटाई होगी। अभी समझ में आया ना? तो आज के टाइम में, इसीलिए राम मोहन राय ने जो समय किया वो बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में एक व्यक्ति का इसके उलट सोचना भी कठिन है, अभी मैंने यही बोला। तो ये सत्य कह रहा है कि चुनौतियां हैं। कौन सी चुनौतियां हैं? तो ध्यान से सुनो। चुनौतियां हैं अंधविश्वास, परंपरावादी, धार्मिक कट्टरता, नस्लीय विभाजन, लैंगिक विभाजन, असमान शिक्षा, ये सारी चुनौतियां हैं। इसके अलावा और संसाधनों के स्वामित्व पर केंद्रीकरण। अधिकतर आपको पता है दुनिया की 1% आबादी, अब मुझे ठीक से याद नहीं कि 80% है कि 95% है, ये द हिंदू में एक दिन हमने डिस्कस किया है। इतने संसाधनों का स्वामी है, ठीक है। इस तरह से आप उसकी चुनौतियां लिखेंगे। फिर 80, तो चुनौतियां लिखेंगे। चुनौतियां आपकी कम से कम एक पेज में होना चाहिए। मान लीजिए आप 8वें या 9वें पेज में चुनौतियां लिख रहे हैं, तो आप एक पेज में लिखेंगे, वो भी डिटेल से लिखेंगे। एक शब्द लिखा तो उसकी व्याख्या करेंगे, उसका उदाहरण लिखेंगे, ठीक है। फिर चुनौतियों के बाद उनके समाधान। हेडिंग नहीं पड़ती है, लेकिन चुनौतियों के साथ समाधान लिख सकते हैं और उनसे अलग लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। साथ में लिखेंगे तो चुनौतियां और समाधान मिलकर 2 पेज हो जाएंगे। अलग अलग लिखेंगे तो एक पेज में चुनौतियां और अगले पेज में समाधान हो सकते हैं। फिर निष्कर्ष की ओर चलेंगे। हाँ बोलो। मतलब एक पॉइंट समझा सकते हो चुनौतियों में कि इसमें कैसे लिखेंगे? मैंने अभी क्या बोला, जैसे तुम्हारे दिमाग में अंधविश्वास है, तो आप लिखेंगे कि सत्य की राह आसान नहीं है, सत्य की राह में अनेक चुनौतियां हैं, जैसे अंधविश्वास, ठीक, फुल स्टॉप। अंधविश्वास के बारे में लिखिए कि अंधविश्वास वह मान्यता है जिसके वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। उदाहरण के तौर पर कोई एक अंधविश्वास बता दीजिए। ओके। भाई अंधविश्वास है क्षमता लिखने की, तो आप लिखिए जो लिखना चाहते हैं। तर्क के आधार पर लिखेंगे ज़्यादा अच्छा है। जैसे कोई भी कुछ भी आप लिख सकते हैं इसमें, जैसे अवैज्ञानिक धार्मिक विश्वास, है ना, जैसे सती प्रथा, इस तरह का कुछ भी लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अंधविश्वास के अलावा फिर और कौन से बाधाएं हैं सत्य के मार्ग पर, उनको लिखिए। जैसे लैंगिक विभाजन, सत्ता पर, वो सॉरी पितृसत्ता, संसाधनों के स्वामित्व का केंद्रीकरण, या एकाधिकार, है ना, ये सब चुनौतियां हैं। जैसे एकाधिकार होने से क्या चुनौतियां होती है, आप बता सकते हैं कि संसाधनों पर एकाधिकार होने से, जैसे भारत की मीडिया के 70% हिस्से पर एक ही कंपनी का स्वामित्व है, इसके चलते जो मीडिया है उसकी स्वतंत्रता बाधित होती है। यस सर। बिल्कुल। लोगों के बीच में काले गोरे को लेकर जो विश्वास है, वो सामाजिक सामंजस्य में चुनौती पैदा करता है।
एक बात बताओ, तुम लोग फेयर एंड लवली किस लिए लगाते हो? काला होने के लिए? तो पर ये भी एक अंधविश्वास है, उसको भी एग्जाम्पल में डाल सकते हैं। ठीक है, है ना? पर ये तो सच में इतना अंधविश्वास है, क्योंकि अगर हम भैंस को कितना भी लगा ले वो पूरी नहीं होगी। तो इस तरह से अब आप इस तरह से आप लोग जो है नहीं ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप भैंस कहते हैं तो चूंकि भैंस को तो फेयर एंड लवली लगाया नहीं जाता, लेकिन लोग ये जरूर समझे कि आप वुमन को भैंस कह रहे हो। सर इसमें हम एक चुनौती ये भी तो मेरा कहने का इंटेंशन मैं क्या कह रहा हूँ, जो आपका इंटेंशन है ना वो लिख भी जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंटेंशन तुम्हारे दिमाग में है और जो तुमने लिखा वो कलंकित है। भाई तुम्हारी सोच सही है, मैं जानता हूँ, यूपीएससी में तुम जाओगे क्या बताने के लिए कि नहीं मेरा इंटेंशन ये नहीं था। क्या पता कौन करेगा कौन नहीं, वो तो वही सोचेगा। इसीलिए तुम जो लिखो उसको अच्छे से व्याख्या करो और अच्छे से समझाओ कि नहीं आपका इंटेंशन क्या था। ठीक है, अभी चुनौतियां पता चल गई, अब तुम चुनौतियां लिख लोगे। ढेर सारी सामाजिक समस्याएं हैं, उनको चुनौतियों के तौर पर पेश करो, फिर उनके समाधान बताओ। समाधान में बताओ कि सरकारें क्या करती हैं, समाज क्या करता है, विद्वान क्या कहते हैं, और धीरे से फिर आपको लास्ट के एक पेज में उसे कंक्लूड कर देना है। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में आप कुछ अच्छे उदाहरण बताइए जो कि सामाजिक समस्याओं को दूर करने में बड़े मील का पत्थर साबित हुए हों, है ना? उनके बारे में बताइए, एक दो कोटेशन लिखिए। चलो, तो अभी के लिए ये सेशन हम लोग समाप्त कर सकते हैं। आपके अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो उनका सेशन अब है, और जो भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। फिर आप लोगों को 3:30 बजे से निबंध लेखन करना है, 2:30 बजा है अभी, तो आपके पास पर्याप्त समय है। और तैयार कर लीजिए जो जो तैयार करना चाहते हैं, स्ट्रक्चर बना लीजिए, सही से लिखना। जिन बात ये वीडियो दोबारा देखना चाहिए तो बताइए, इसको हम थोड़ी देर में अवेलेबल करा देंगे, तो आप इसे देख सकते हैं दोबारा। आप इसको अपलोड कर दीजिए। तो ये वीडियो हम अपलोड कर देते हैं भाई, ठीक है? आप लोग लाइन लाइन पर रहिए, ये लाइन पर रहिए, 1 मिनट लाइन पर रहिए, वीडियो अपलोडिंग पे हम लगा देते हैं, फिर हम आपकी बातें सुनते हैं।